खिताब कर रहे हैं कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और मौका दिया कि बाकी भी चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स एक ही छत के नीचे सबसे बातचीत कर सकूं। पहले तो जी अल्ताफ साहब आपने बात की कि रावलपिंडी की मैं स्पेसिफिक पहले आ जाऊं। कन्वेंशन सेंटर की हमने बात की थी, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि एक्सपो सेंटर होना चाहिए और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली रिंग रोड अभी तक काफी आगे तक पहुंच चुका होता लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चला कि उसमें, अब मैं क्या कहूं, कि जो वो बन रहा था उसके अंदर बदनीयती थी, करप्शन थी और वो फिर हमें चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन ये भी मैं आपको कहूं कि मैंने इसकी मीटिंग ली है लास्ट, तो ये बिल्कुल उस स्टेजेस पे, फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका है। अलाइनमेंट इसकी जो गलत कर दी गई थी वेस्टेड इंटरेस्ट को उनको फायदा पहुंचाने के लिए, वो हमने चेंज कर दिया। और ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि वहां उसके साथ हम इंडस्ट्रियल जोन्स और क्योंकि यहां बड़ी कमी है, जमीन बहुत महंगी है। और ये भी मैं आपको कहूं कि हमने ये भी फैसला किया बहुत पहले से, रजाक दाऊद और हमने, कि इतनी ज्यादा जब एक तो जमीन महंगी होती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, दूसरा मसला ये होता है कि वहां स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, तो वो बजाय इंडस्ट्री लगने के वो रियल एस्टेट का वेंचर बन जाता है। तो उसके ऊपर भी हमने फैसला किया कि हम लीज करेंगे जमीन, ताकि बड़ी सस्ती दामों पे हम इंडस्ट्री को जमीन दें। फिर ये आपने बिल्कुल बात ठीक की, मैंने बहुत मीटिंग्स ली हैं। ये हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, मैंने खुद उनकी मीटिंग्स ली हैं और मुझे सारे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उनके अंदर आते थे। सबसे पहले तो ये था कि जो यूटिलिटीज थी, जो आपने बात बिल्कुल ठीक की, कि जो बाहर बांग्लादेश या जो हमारी कंपीट कर रहे हैं इकोनॉमीज, वो अपनी इंडस्ट्रियल जोन को पूरी तरह, जब वो जोन के लिए जब कोई जाता है तो वो सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती से हम जब गवर्नमेंट आई तो हमने रियलाइज किया इंडस्ट्रियल जोन्स तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं थी कि वहां बिजली कैसे पहुंचेगी, वहां जो भी पानी गैस वो कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए कोशिश भी हम पूरी कर रहे हैं, ये सारी चीजें स्पीड अप करने के लिए। ये भी आपको आज आपकी तजवीज में मीटिंग्स तो लेता रहा हूं, लेकिन जो हर हफ्ते मीटिंग लेनी थी वो आपका आइडिया अच्छा है, क्योंकि आप वो मुझे चेक करना चाहिए कि किधर तक पहुंची है। तो मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते मीटिंग लिया करूंगा। अब आपने बात की मदीना की रियासत की, मैं जरा क्लियर करना चाहता हूं मदीना की रियासत थी क्या, ताकि लोगों को ज़हन में क्लियर हो जाए। क्योंकि लोग अमूमन मदीना की रियासत सिर्फ मस्जिदों में जुमे की नमाज के अंदर सुनते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि वो लोगों की जिंदगियों में आ जाए, क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। 10 सालों में 622 और 632 के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब आया था। वही इंसान वो बदल के दुनिया के लीडर्स बन गए थे। तो वो कुरान में अल्लाह जब हमें कहता है ना कि उनके रास्ते पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि वो एक कामयाब मॉडल था, दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लोगों को, वो जो लीडर्स बन गए और कई सदियों तक दुनिया की उन्होंने इमामत की। तो इलामा इकबाल ये कहते हैं कि अगर जब भी मुसलमान माशरा खड़ा हुआ है गिर के, वो हमेशा उन उसूलों के ऊपर गया है जिन असूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। तो सबसे 2-3 असूल बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो अभी आपने जो करप्शन की बात की, वो उसके साथ उसकी करप्शन जो है वो सिम्टम्स है। जब एक माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब कानून की बालादस्ती, इंसाफ नहीं होता, वो करप्शन उसकी एक बीमारी, यानी अगर जब मुझे कोई कैंसर हो तो फोड़ा निकलाता है, तो उसी तरह करप्शन एक सिम्टम्स है, जो कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता। तो जो हमारी जंग है सारी,
یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا اس وقت، کوئی کہتا ہے ہم ایشین ٹائگر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے لاہور کو پیرس. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. اور یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس، اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ، اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی. سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ بنانا ریپبلکس میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی، ادھر قانون نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور قانون کا مطلب کیا؟ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون. جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طبقاتی قانون تھا. تو یہ جنگ ہے ایک، اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی، یہ اب سب نے لڑنی ہے جنگ. یہ ایک معاشرہ جنگ جیتتا ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں، ہر روز صبح اٹھتا ہوں، میں تو جہاد سمجھتا ہوں اس کو. میں تو یہ کوئی عام کوئی پرائم منسٹر بن کے، اچھا، اور یہ بھی پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے. سو یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. مافیاز کے ساتھ سب اب تماشا دے کے ہر روز افراتفری پھیلائی ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو. یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ. تو میں پہلے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے. سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا، وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی. اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی. پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، کووڈ، وہ آ گیا. اس سے نکل ہی رہے تھے، سٹیبل ہی ہو رہی تھی، کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے، میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے. ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی، ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں، کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیے اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے، آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا، اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر جاتا، جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو، آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا، جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائسز چلے گئے. آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی، لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے، لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے. میں وہ دیکھ رہا تھا جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر، بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے، اور اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے کیونکہ کموڈٹی سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، کموڈٹی پرائسز اوپر. اور آپ بزنس کمیونٹی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ سٹیل کدھر سے کدھر گیا، کوئلہ کی قیمت کدھر سے، گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی.
जो इंपोर्ट करते हैं यहां हम पाम ऑयल, वो दुगने से भी ऊपर चला गया। तो वो हमें फिर उधर से निकल के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। मुश्किल वक्त था, चैलेंजेस आए और फिर अफगानिस्तान का चैलेंज आ गया। यह भी एक बहुत बड़ा शौक है। वहां से लोगों को अपनी करेंसी के ऊपर खौफ हो गया कि वो करेंसी गिर रही है, उन्होंने डॉलर पाकिस्तान से खरीदने शुरू कर दिए। यहां से डॉलर अफगानिस्तान जाना पड़ा, रुपए पे प्रेशर पड़ गया। तो ये एक ओवरऑल, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि चैलेंजेस हमें कैसे फेस किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूं स्टैटिस्टिक्स के। बड़ी सारा वक्त नेगेटिविटी आती रहती है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स, वो पाकिस्तान की तारीख में आप सब जानते हैं 31 अरब डॉलर, ये हमारी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीजें जो पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ी है पाकिस्तान में। रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा 32 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस आई। टैक्स रेवेन्यूज, मैं जब गवर्नमेंट में हमारी जब आई तो मेरी एम्बिशन थी, मैंने कहा पाकिस्तान में हम 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो इस बारी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है 6,000 अरब। 6,000 अरब से ऊपर हमारी टैक्स कलेक्शन है। और सिर्फ आप ये देखें कि एक साल में हमने 1,300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी आपने बात की, बिल्कुल अल्ताफ आपने ठीक बात की कि असल में तो जब तक एक मुल्क इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता, वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह, टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगेगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेगी। तो इंडस्ट्रियलाइज, यहां तो ट्रेडिंग मुल्क बनने चला गया था। तो इस बारी बड़ी मुझे जो खुशी है, इन हालात के अंदर हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। और जो मुझे बड़ी खुशी होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स हुए हैं पाकिस्तान में, इन हालात के बावजूद वो 930 अरब रुपए के प्रॉफिट्स हुए हैं। यानी ये आप देख लें कि इस तरह के प्रॉफिट्स इन हालात में बनना, तो कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी। तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं, हमारे से तो खैर हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। फिर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक, 10 साल में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की ऑफ टेक हुई है 1138 अरब रुपए की। सो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस शुरू हुई है। लेकिन मुझे जो खुशी हुई है, जो हमारी फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी आईटी सेक्टर, उसको बिल्कुल निगलेक्ट था, क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। तो हमारा 70% इंक्रीज हुई है आईटी के एक्सपोर्ट्स में, 3.5 अरब डॉलर पे पहुंची है। और अभी हमने शुरू किया है, अभी इंसेंटिवाइज किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अब हम आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो असल तो टेक्नोलॉजी की, असल तो वैल्यू एड टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर है। लेकिन जो मुझे ये भी बड़ा खुशी हुई, क्योंकि इसकी वजह से हम 2 वजह से बचे कोविड में। एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंस्ट्रक्शन हमारा सेक्टर इस वक्त बूम कर रहा है। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, 1100 अरब रुपया इजाफी किया है एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पिछले 1 साल के अंदर। अब सोचें कि 60-65% आबादी देहात में रहती है, तो देहात में पैसा कितना गया, उसकी वजह से मोटरसाइकिल सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पहली दफा मोटरसाइकिल, पूरा अब मोटरसाइकिल, पहले तो ये इंजन यहां नहीं बनता था, तो इससे
गाड़ियों की सेल्स रिकॉर्ड हुई है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। तो मैं इसके अलावा जो अब आपसे जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो ये कि देखिए, दो चीजें पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हैं। एक है एक्सपोर्ट्स और दूसरी है टैक्स कलेक्शन। एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो जो मैं अब मीटिंग्स रेगुलरली ले रहा हूं, पूरी कोशिश है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए सारी रुकावटें रोकूं, और बहुत ज्यादा रुकावटें थी। मैं ये भी आपको बता दूं, हमने कभी भी एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो नहीं दी। कोई मुल्क में दौलत, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर ना दे। ये जो एशियन टाइगर्स बने थे सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे बने थे, यहां कभी जोर ही नहीं दिया गया, बल्कि एक्सपोर्ट स्टैग्नेट की हमारे आने से पहले पिछले 5 साल में। और इसलिए हमारी अब पूरी गवर्नमेंट की कोशिश है कि हर किस्म की मदद की जाए एक्सपोर्टर की, जिसकी वजह से अभी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। तो पूरी मुल्क की जो ओरिएंटेशन है वो एक्सपोर्ट्स की तरफ लगा दें। सारे मुल्क को कोशिश करें कि जो एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स दें, उनको हम हीरोज बनाएं मुल्क के, उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन दें, क्योंकि ये तो अब कॉमन सेंस है कि हम अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम सारा वक्त अब फिर जाके फंस जाएंगे आईएमएफ के साथ। जैसे इकॉनमी बढ़नी शुरू होगी, जिस तरह हुआ, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा करंट अकाउंट के ऊपर, और वो उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ जाएगा और हमारी इकॉनमी फिर जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास। तो हम इससे निकलने के लिए एक पूरा अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और सारी कोशिश अब कर रहे हैं कि हमारा ये आगे से ये बॉटल नेक ना आए करंट अकाउंट का। और दूसरा है टैक्स कलेक्शन। देखिए, टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में दुनिया में तकरीबन हम सबसे कम टैक्स देते हैं, और इसमें बहुत वजूहात हैं। ये नहीं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं देना चाहती या लोग नहीं टैक्स देना चाहते, लेकिन टैक्स कल्चर नहीं डेवलप हुआ। इसमें सभी शामिल हैं। हमारी एफबीआर जिस तरह वो बनी हुई थी, उसको ट्रस्ट नहीं करते थे, ट्रस्ट डेफिसिट था, एफबीआर के अंदर प्रॉब्लम्स थे, लोग उसको टैक्स नहीं आना चाहते थे। और फिर बिजनेस कम्युनिटी को जब ये एक पता चल जाए कि अच्छा जी वो फलाना टैक्स नहीं दे रहा तो मैं क्यों टैक्स दूं, उसकी वजह से भी नहीं डेवलप होता। और फिर पब्लिक के अंदर भी ये शऊर नहीं था। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तो हम स्टूडेंट्स थे, तो हर स्टूडेंट को इस चीज का पता था कि अगर अवाम का टैक्स गलत कोई सरकारी नौकर खर्च कर रहा है या, तो एकदम सब शोर मचाते हैं। और इसलिए उनके जो हुक्मरान है वो बड़ा देखभाल के टैक्स का पैसा खर्च करते थे। तो ओवरऑल टैक्स कल्चर बना हुआ था। लोगों को एहसास था कि मेरे टैक्स से मुझे फायदा होगा, इसलिए लोग टैक्स देते हैं। जो स्कैंडिनेवियन ममालिक है उनकी 50% से ऊपर टैक्स जीडीपी रेशियो है, क्योंकि उनके टैक्स का उनके ऊपर फायदा होता है, उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा बदकिस्मती से ये कल्चर नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि ना आवाम का टैक्स आवाम पे खर्च होता था, हुक्मरानों पे टैक्स खर्च होता था, और शाहाना लाइफस्टाइल के ऊपर। और दूसरी चीज कि लोगों को आदत पड़ी हुई थी कॉलोनियल टाइम्स के लिए कि जब अंग्रेज को टैक्स देना भी गुनाह समझा जाता था। तो लोगों को जब अपनी भी हुकूमतें आई तो लोगों ने कभी इसके ऊपर टैक्स का सोचा नहीं। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक टैक्स कल्चर डेवलप करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो भी पैसा हो, जितना भी जैसे जैसे पैसा है वो निचले तबके के ऊपर खर्च हो, अवाम की बेहतरी के लिए हो। अब ये जो हेल्थ कार्ड की आपने बात की, हमारे से बहुत अमीर मुल्कों के पास भी उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। हर खानदान को, हमारे जितने सूबे हमारे साथ हैं सिवाय सिंध के, हर खानदान को हम 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये हेल्थ सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं कि सारा हम हॉस्पिटल्स का जाल बिछाए पाकिस्तान में, बल्कि हमारा ये हालात है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं छोटे शहरों के अंदर, वहां डॉक्टर्स ही नहीं मिलते, डॉक्टर्स जाते ही नहीं है वहां।
وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپٹل، خالی بھی پڑے ہیں، اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاسپٹل پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے؟ اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور اگر وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے گا، لوگ ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں، یہ سفید پوش لوگ بھی جو ہے، لوور مڈل کلاسز بھی ہیں، جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکا پڑتا ہے بیماری کا، سارا خاندانی غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے میسج آئی ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا. تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کوشش میری کیا ہے، پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں. یہ جو ابھی میں نے کارپوریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں، جتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. کوئی خیرات کے لیے تو بزنس نہیں کرتا، بزنس تو تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے. تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بزنس کو بزنس پروفٹس پورے بنائیں، اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرچ کریں انفراسٹرکچر کے اوپر، تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو، بزنس کے لیے آپ کی آسانیاں ہوں. اور پھر دوسرا، نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے، جو ہمارا بہت بڑا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا، جو احساس پروگرام ہے، جس میں اسکالرشپس ہیں، جس میں نیچے اسٹائپنڈز ہیں، جس میں قرضے ہیں سود کے بغیر. تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہو، جو چائنا نے کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے، کیونکہ ویلتھ کریٹ ہوگی جو چائنا میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کم کر سکتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کا میں اس طرح میرا پیغام یہ ہے. رزاق داؤد ہمارے منسٹر ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے میں نے خود لیے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں. سو ہم سارا وقت ڈسکس کرتے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ 50 سال سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں. سو آپ کے لیے صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ ہے جس کا کانسٹنٹلی، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں آپ، کانسٹنٹلی ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے مسائل کم کریں، جو بھی گھٹائیں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. آپ کی پروفیٹیبلٹی میں بھی پوری مدد کریں گے کہ لوگ پروفٹس بنائیں. ساتھ ساتھ آپ سے پوری کوشش کریں گے آپ کی چیمبرز کے تھرو کہ ٹیکس کلچر آپ ڈیولپ کریں، ٹیکس دیں. یہ جو ہم نے ابھی جسے منی بجٹ کہتے ہیں، اس میں تو صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے. اصل میں تو عام لوگوں کے لیے لگژری گڈز کے اوپر تھوڑا پڑا ہوگا، اور وہ ہونا بھی چاہیے، پیسے والے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے. لیکن اصل میں ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو. ڈاکیومنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. جو مجھے شوکت ترین آج ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہ کوئی 18 ٹریلین کی ہے، لیکن جو رجسٹرڈ ہے وہ صرف 3 ٹریلین ہے، باقی ساری ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. تو ہم ایک ماڈرن اکانومی نہیں بن سکتے جب تک یہ ہم ٹیکس کلچر نہ ڈیولپ کریں. ساتھ ساتھ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ریفارمز کر رہے ہیں FBR میں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ کم سے کم ٹاکرا ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور لوگوں کا، تاکہ جو ساری دنیا میں ہے ماڈرن ٹیکس سسٹم، کہ اس کے اندر آٹومیشن آئے. تو وہ ہم دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں جتنا لوگوں نے اتنے ہمیں پرابلمز آئے، لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے. میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل، یہ جو 2-3 مہینے کا ہے، یہ جو کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائی شارٹیج کی، کووڈ کی وجہ سے، یہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشل پاکستان میں بڑھنے کا ہے، جو انٹرسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، بس ٹورزم ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. اس ملک میں ٹورزم اندر بھی ایکسپلوڈ کر کے باہر سے بھی انٹرسٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں. یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے. پھر IT کے اندر جو پوٹینشل ہے،
हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, हमने तवज्जो ही नहीं कभी दी आईटी के ऊपर। हिंदुस्तान की $150 अरब की एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी उसके ऊपर कोई इंसेंटिव्स ही नहीं उनको दिए। वो बाहर जाके दुबई जाके हमारे यंग सॉफ्टवेयर आईटी के इंजीनियर्स वहां जाके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने उनके लिए वो स्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट किया। सो इस मुल्क में हर जगह पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड हमारी क्रॉप्स हुई हैं, 4 क्रॉप्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, हमने सिर्फ जैसे जैसे इसकी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी और बेहतर सीड्स का करें, और हमें बड़ा फायदा है कि चाइना पूरा हमारी मदद कर रहा है इसमें। हम अगर दुगनी भी अपनी प्रोडक्शन कर दें, छोड़े कि बाकी 3-3 गुना ज्यादा उनकी यील्ड्स हैं और दूध की उनकी 4-4 गुना ज्यादा है, हम सिर्फ डबल ही कर दें तो पाकिस्तान सिर्फ एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट खुशहाल हो जाएगा। सो इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। और ये जो ऊंच नीच हुई है थोड़ी सी, ये एक्सटर्नल शॉक से हुई है। इंशाल्लाह आगे इस मुल्क का पोटेंशियल जो है वो वही जो आज से 50 साल पहले सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था एशिया में, पाकिस्तान, और वो हमने गलत पॉलिसीज की वजह से पीछे रह गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वहीं से फिर से शुरू होगा और आपका बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ होगा इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ नहीं होता तो इसकी बड़ी वजह करप्शन है। हमारी जंग कानून की बालादस्ती कायम करने की है। वज़ीर आज़म बनना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि अजीम मुआशरा बनाना अहम है। किसी पाकिस्तानी हुकूमत को इतने बड़े खसारे का नहीं रहा। दोस्त ममालिक फंड्स ना देते तो हमने डिफॉल्ट कर जाना था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।